तो आज दोस्तों आईआर के 5 सवाल प्रीमिक्स में 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 10 में से। नेगेटिव मार्किंग समेत मुझे बताएं कितने सही हुए कितने गलत हुए। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रीलिम्स 1 का लाइव क्रैश कोर्स है और जोरों शोरों से बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत पॉपुलर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जिसमें बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। बच्चों ने अपना एग्जाम निकाला है, प्रीलिम्स का स्कोर निकाला है। हमारी वेबसाइट पे जाके हम इस बात का प्रूफ भी रखते हैं कि जो हमने पढ़ाया था, जो हमने कंटेंट दिया था अपने नोट्स में, अपने क्लासेस में, उसमें से कितना प्रीलिम्स में भी आया है। तो जाके जरूर देख सकते हैं और इस क्रैश कोर्स में जरूर जुड़े। आपको कंटेंट, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस की भरपूर यहां पे एक्सेस मिलेगा और लाइव आप फैकल्टी के साथ यहां पे जुड़ेंगे हर एक लेक्चर में और इवन मेंटरशिप सेशंस में। ऑलराइट, तो पहला सवाल आपके सामने यूएन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स हैं और यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करनी है, इसमें से करेक्ट कौन सी है, बताइए। ओके, 4 स्टेटमेंट्स हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे आपसे यूएन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है सर ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी, 2 ओनली। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नाउ क्यों गलत है इसको देखते हैं। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आईसीजे मे गिव एडवाइजरी ओपिनियन। सर ये बात तो हमको पता है कि एडवाइजरी ओपिनियन होते हैं, उसके बाइंडिंग तो नहीं होते हैं। ओनली ओनली जहां पे वर्ड आता है वो थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। ओनली जहां पे आता है ना वर्ड, वो एक्सट्रीम हो जाता है। ओनली नहीं, तो ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएनजीए और द यूएनएससी। ये बात सही है कि आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन देता है जब यूएनएससी या यूएनजीए उसको पूछता है कुछ एडवाइजरी ओपिनियन की जब जरूरत पड़ती है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ यूएनजीए और यूएनएससी के तौर पे होता है, नहीं। क्योंकि कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो अगेन जिनको ऑथराइजेशन यूएनजीए के द्वारा मिलती है कि आप आईसीजे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आप पूछ सकते हैं अगर कोई ट्रीटी, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई इंटरनेशनल लॉ डिमांड कर रहा है मोर वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज या जो बाकी ऑर्गन्स है यूएन की, वो भी अप्रोच कर सकते हैं आईसीजे को। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 2 में सेक्रेटरी जनरल की बात करी गई है, तो यूएन सेक्रेटेरिएट इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन जिसका हेड इज अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड रिन्यूएबल टर्म। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका टर्म 5 साल का होता है और रिन्यूएबल होता है। जैसे कि अभी हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंटोनियो गुटेरेस, उनका रिन्यूएबल टर्म था, यानी कि 2021 में वो फिर से सेक्रेटरी जनरल बने। क्वेश्चन ये आता है कि वो कितनी बार बन सकते हैं। क्या वो एक बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, ये कहीं मेंशन नहीं है। ये कहीं मेंशन नहीं है कि कितनी बारी रिन्यूएबल है, बट इतना मेंशन है कि फिक्स टर्म है 5 साल का, रिन्यूएबल टर्म है। ऑलराइट, ओके। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 3 कह रहा था मेंबर स्टेट सस्पेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल ऑटोमेटिकली लूज करता है अपने वोटिंग राइट्स इन द यूएनजीए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब रशिया की हम बात कर लेते हैं, तो रशिया को सस्पेंशन मिला ह्यूमन राइट काउंसिल से 2022 में जब इन्वेजन ऑन यूक्रेन हुआ। बट दिस डज नॉट अफेक्ट अ कंट्रीज वोटिंग राइट्स इन द यूएन जनरल असेंबली। एग्जांपल, रशिया रिमेन्ड अ जनरल असेंबली मेंबर विद फुल वोटिंग राइट्स, अभी भी है यूएन जनरल असेंबली का मेंबर, यूएनएससी का मेंबर भी है रशिया फॉर दैट मैटर। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात कर रहा है। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल कंटिन्यूज टू फंक्शन एक्टिवली फॉर टेरिटरीज प्लेस्ड अंडर वॉलंटरी ट्रस्टीशिप अरेंजमेंट्स। नहीं, ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जिस्ट करता है, वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन सिस्टम, लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसके ऑपरेशन सस्पेंड हो चुके हैं 1994 से, मतलब 32 साल हो गए हैं, व्हेन पलाओ गेन्ड इंडिपेंडेंस, राइट। सो देयरफॉर ये एग्जिस्ट करता है बट ये फंक्शन नहीं करता एक्टिवली। अगर आप चाहते हैं कि यूएन और यूएन ऑर्गन से संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज बताइएगा, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो। अगर 100 कमेंट्स इस वीडियो में आते हैं तो ही मैं यूएन एंड यूएन ऑर्गन से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, वेनेजुला की बात हो रही है। वेनेजुला का पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स को कंसीडर करते हुए यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1 2 3 4। Which of the statements given above are correct? वेनेजुला न्यूज में था because of whatever is happening in the last 1 week. तो पहला स्टेटमेंट, ऑयल रिजर्व्स आर द लार्जेस्ट प्रूवन इन द वर्ल्ड येट इट्स ऑयल प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड शार्पली इन द रीसेंट ईयर्स ड्यू टू द डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट एंड सैंक्शंस। ये करेक्ट है। Venezuelan constitution allows an interim president to hold office for up to 180 days after the absence of sitting president without immediate elections. चलो ये देखते हैं। Then third statement कहता है कि despite controlling its own oil resources, वेनेजुला ने एक्सपीरियंस करा है डोमेस्टिक फ्यूल शॉर्टेजेस एट टाइम्स बिकॉज ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस। ये भी सही लग रहा है। Political prisoners released in the early 2026 included only Venezuelan citizens with foreign national excluded. इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1 2 3। 1 2 3 जो है ये सही है, फोर्थ जो है वो गलत है।
4 जो है वो गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्यों सही है? बिकॉज आफ्टर द कैप्चर और द एब्सेंस ऑफ निकोलस मदुरो in early 2026, Vice President Rodriguez has become the interim president, and under the Venezuelan constitutional practice and Supreme Court rulings, interim period can legally be extended for up to 180 days before elections are required. और स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज रिपोर्ट्स जो आई थी अर्ली 2026 में, वहां पे रेफर किया गया था दैट द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग बोथ द वेनेजुएलन एंड द फॉरेन नेशनल्स, नॉट ओनली वेनेजुएलन। तो यानी कि अभी निकोलस मदुरो के कैप्चर के बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया है वो सिर्फ वेनेजुएला के नहीं है, वो बाकी फॉरेन यानी कि बाकी नेशनैलिटीज के लोग भी हैं जिनको एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विद रेफरेंस टू द येमेन कंफ्लिक्ट की बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ लो एक बारी। 4 स्टेटमेंट्स है, पढ़ लो एक बारी। कौन सी इसमें से करेक्ट है? क्या सही आंसर है? Houthis are an armed political movement originating from the northern Yemen, ideologically linked to the Zaidi Shia Islam, and they have received support from Iran. बिल्कुल सही है। Southern Transitional Council seeks the restoration of an independent South Yemen and has been militarily supported by the UAE. ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप ना सर्च करना सऊदी यूएई ड्रिफ्ट, स्लीपी क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहां पे मेरा वीडियो आएगा। मैंने वीडियो बनाया इसको लेके, सऊदी यूएई ड्रिफ्ट को लेके। The Houthis and the STC, they have consistently fought on the same side against the internationally recognized Yemeni government since 2015. Well, the Houthis and the STC have fought on the same side. No, ये स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रहा है। Saudi and the UAE have supported different factions within Yemen despite being part of the same coalition. ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 2 and 4 थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, 1, 2 and 4 करेक्ट है। देखो, सऊदी और यूएई का कोलिशन 2015 में बना जब हूथी रिबेल्स ने यमन पे अटैक किया और यमन की सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया। तो तब से कोशिश है सऊदी और यूएई की कोलिशन की कि यमन में जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल रिस्टोर बैक किया जा सके। और इस कोशिश में दोनों के ऑब्जेक्टिव्स सेम है। वो ऑब्जेक्टिव सेम कहां पे कि हूथीज के एक्सपेंशन को और हूथीज के एक्सटेंड को कंट्रोल करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पे विद इन यमन एक बहुत पेचीदा बात देखने को मिलती है, वो ये है, आपको मैं यमन का मैप दिखाता हूं। ये जो सदर्न पार्ट ऑफ यमन है ना, ये सदर्न पार्ट ऑफ यमन में एक एंटिटी प्रेजेंट है जिसका नाम है एसटीसी, जिसको हम कहते हैं सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अब ये जो एसटीसी और हूथीज हैं ये एक साथ नहीं है। एसटीसी के जो मिलिटेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो सदर्न पार्ट ऑफ यमन को अलग करना चाहते हैं कि हमको हूथीज के साथ और यमन की सरकार के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस बात को सपोर्ट करता है कि चलो एज फार एज कि हूथीज का कंट्रोल और उनका एक्सटेंड सदर्न पार्ट ऑफ यमन तक नहीं जा रहा है, तब तक हम इस बात को सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट जो वेनम है, जो पॉइजन है हूथीज का, एटलीस्ट वो स्पाइरल आउट नहीं करेगा टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ यमन। एंड देयरफॉर इस ऑब्जेक्टिव में यूएई की सरकार एसटीसी को सपोर्ट करती है। नाउ अभी रिसेंटली न्यूज था कि सऊदी अरेबिया ने 2 वेसल्स अटैक करे थे जो which were coming towards Yemen. तो वहां पे यमन में एक जगह है, पोर्ट है, पोर्ट मुकल्ला which is opening up to the Arabian Sea. यहाँ पे गल्फ ऑफ एदन है। This is Aden, again a very important port city in Yemen. बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। तो मुकल्ला में 2 शिप्स आ रहे थे। वो शिप्स बेसिकली एसटीसी के जो मिलिटेंट्स हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के जो मिलिटेंट्स हैं, उनको हथियार प्रोवाइड करने के लिए वहां पे सामान, सऊदी का कहना है कि उन जहाज में जो सामान था वो उन मिलिटेंट्स के लिए जा रहा था, लेकिन यूएई ने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट किया है। यूएई ने कहा है कि नहीं, उसमें जो सामान जा रहा था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो एमिराती ट्रूप्स यमन में स्टेशनड हैं, उनके लिए वो सामान जा रहा था, उनके लिए वो इक्विपमेंट जा रहा था, नॉट फॉर द सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल मिलिटेंट्स। अब यहां पे सऊदी और यूएई के बीच में ड्रिफ्ट आया है, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। प्लीज गो एंड वॉच सऊदी यूएई ड्रिफ्ट वीडियो इन कंटेक्स्ट ऑफ यमन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन की बात हो रही है। यूएसए का रिन्यूड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग ग्रीनलैंड is primarily being driven by the island's emerging role in Arctic geopolitics, rather than by any immediate economic gains from the resource extraction. Okay, assertion ये कह रहा है reason कि Greenland geographically is part of the North American continental shelf. USA can legally extend its EEZ and continental shelf claims over Greenland surrounding waters without Greenland's consent. ये 2 statements हैं। क्या लग रहा है? Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. C, A is true, but R is false. D, A is false, but R is true. इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है
वेल यहां पे सही आंसर, यहां पे गलत मार्क हो गया है, इसका सही आंसर है डी, ए इज फॉल्स बट ओके, यहां पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, ए क्यों है, ओके, assertion A is true because America का interest Greenland में is driven by Arctic sea lane access because of the melting ice, countering Russia's Arctic demilitarization, limiting China का जो ambitions है। So understand one thing, resource extraction जो है ये long term यानी कि इमीडिएट जो गोल है अमेरिका का, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, ग्रीनलैंड में अग्रीड कि वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, उन रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना भी बहुत हेविली इन्वेस्टेड है। इनफैक्ट चाइना इतना हेविली इन्वेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स कि इस बात से अमेरिका को प्रॉब्लम है। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो असर्शन में renewed interest in acquiring Greenland is primarily driven by the island's emerging role in the Arctic geopolitics. तो understand one thing, immediate concern में बहुत सारे factors आते हैं, immediate concerns में एकदम से resource extraction नहीं आता है, immediate concerns में आता है कि Arctic, देखो ice caps melt हो रही हैं और ice caps melt होने के कारण रास्ते खुल रहे हैं और ice caps melt होने के कारण shipping routes बनेंगी एंड देयरफॉर इन शिपिंग रूट्स को, ट्रेडिंग रूट्स को अमेरिका कंट्रोल करना चाहेगा, वो अपॉर्चुनिटी रशिया या चाइना को नहीं देना चाहेगा। देन ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी टू द रेयर अर्थ मिनरल्स भी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स एंड देयरफॉर वो एक कारण है बट इमीडिएट कारण नहीं है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का। इस बात को हमने समझना है कि वन ऑफ द रीजंस है बट इमीडिएट रीजन नहीं है। इमीडिएट रीजन क्या है, चाइना को, रशिया को और आर्कटिक सी लेन की शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना। ऑलराइट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक लॉन्ग टर्म बट अनसर्टन एक जरूर एक ऑब्जेक्टिव है, नॉट इमीडिएटली। व्हाई? इमीडिएटली रिसोर्स एक्सट्रैक्शन अमेरिका को क्यों नहीं मिल पाएगा ग्रीनलैंड में? पहली बात तो एनवायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दूसरी बात ग्रीनलैंड की जो ऑटोनॉमी है एंड तीसरी बात हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट्स। देन रीजन की बात करें, इट इज अन सो ग्रीनलैंड, सो यहां पे रीजन में क्या बात मेंशन करी गई थी, because Greenland is geographically part of the North American continental shelf, the USA can legally extend its EEZ and continental shelf claims over Greenland surrounding waters without Greenland's consent. ये false है, ये false है। So guys यहाँ पे ना ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे A is true but R is false होना चाहिए। तो इसको प्लीज, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, इसमें सही आंसर ये होना चाहिए, C, A is true but R is false होना चाहिए। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना। R क्यों false है? बिकॉज ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनमार्क की, इसके खुद के अपने राइट्स हैं अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम्स दे आर बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी नॉट कॉन्टिनेंटल प्रॉक्सिमिटी। जस्ट बिकॉज कि अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट की प्रॉक्सिमिटी है मोर टुवर्ड्स ग्रीनलैंड डजंट मीन कि अमेरिका का राइट या लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी कि भाई उसको हम एक्वायर करके अपना EEZ कि यानी कि ग्रीनलैंड को अपने EEZ का पार्ट बना लेंगे। तो ये आर जो है ये फॉल्स है। सो geographical proximity to a certain island or to a certain country does not give that particular country the right कि आप उस country को अपने EEZ का पार्ट बना सकते हैं। because sovereignty जो है ग्रीनलैंड की, पहली बात तो ग्रीनलैंड ऑटोनोमस टेरिटरी है ऑफ डेनमार्क, एंड दूसरी बात ग्रीनलैंड के अपने खुद के राइट्स हैं अंडर द UNCLOS, द कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑन सी, जो 1982 में बना था। सो देयरफॉर ये जो आर है रीजन है ये फॉल्स है। आई एम सो सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करने में मैंने गलत कर दिया। ए जो है ए करेक्ट नहीं है, सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपको लगेगा कि सर ए और आर दोनों ही फॉल्स हैं, कि असर्शन में आपने बात कही कि इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव है अमेरिका का रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का है, बट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अमेरिका का जरूर है, लेकिन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्कटिक सी मेल्ट हो रही है, आर्कटिक आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना, रशिया और चाइना के कंट्रोल को वहां पे और इंटरफेरेंस को वहां पे लिमिट करना, एंड देन ऑफ कोर्स सेकेंडरी बात आती है वहां के रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर को एक्वायर करना। तो इसके कारणवश ए करेक्ट है, आर फॉल्स है। तो ये करेक्शन यहां पे जरूर कर लेना, ये मेरी तरफ से गलती यहां पे हाईलाइट करने में होगी थी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो बाकी दोस्तों ये ग्रीनलैंड का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड सी आ जाता है, टुवर्ड्स द ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट आपका बैफिन बे आ जाता है, ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन आ जाता है, एंड देन टुवर्ड्स द साउथ ऑफ ग्रीनलैंड आपका अटलांटिक ओशन आ जाता है, यहाँ पे लैब्राडोर सी है। सो अगेन ज्योग्राफी ऑफ ग्रीनलैंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा।